1932 का खतियान हमारा भारत सरकार का है ही नहीं। जो भारत सरकार का नहीं उसकी बात हम क्यों करें? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर एकदम बेवकूफ़ाना बात है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो के विषय में जो विवाद चल रही है, ये सरासर आदिवासियों के हमदर्द और नेता बनने वाले लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ भी खनिज संपदा है, खनन हो रहा है, पता चला कि कल वहाँ पे सरना झंडा लगा दिया, तो परसों किसी चीज़ की विवाद कर दिया, फिर 2 दिन बाद पता चला कि वहाँ का डंपर जला दिया। स्थिति तो यही है। विकास कैसे होगी? अपना वोट का राजनीति करने के लिए ये लोग उर्दू के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। अगर इनको बाहरी भाषा की विवाद करनी है, इन्हें लगता है कि बाहरी भाषा मगही और भोजपुरी है, तो ठीक है, बाहरी भाषा को भी हटाया जाए, उर्दू को भी हटाया जाए, अंग्रेजी को भी हटाया जाए। राजा सिंह जी, अभी तो जो विवाद चल रहा है स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर, तो आपकी इसमें क्या राय है? स्थानीय नीति और नियोजन नीति जो के विषय में जो विवाद चल रही है, ये सरासर आदिवासियों के हमदर्द और नेता बनने वाले लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नीति की निर्धारण करने के लिए जो कानूनी रूप से हम लोगों के पास समय है, वो 26 जनवरी 1950 को जब हमारी संविधान लागू हुई उसके बाद है। उससे पहले जो भी नीतियाँ लागू थीं वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई नीति थी। जब हमारा संविधान पास हुआ, हम एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत आए, तो उसके बाद से ही कोई भी नीति पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ। पर ये लोग सिर्फ अपना नेतागिरी चमकाने के लिए वक्त बेवक्त आदिवासियों को भड़काते रहते हैं। आज उन्होंने भाषा की विवाद उठाई। अब भाषा की विवाद तो अगर इनका कहना मान लिया जाए कि ये भाषा जो है झारखंडी में जो भी चल रही है, मुंडारी हो, खोरठा हो, नागपुरी हो, संथाली हो, ये अगर यहाँ की स्थानीय भाषा है, तो बिहारियों की जो भाषा है ये कहाँ की भाषा है? बिहार से ही तो निकल के आप झारखंड आए। मगही भोजपुरी कल तक इसी राज्य का हिस्सा था, और किसी भी सूरत में जो पूरे भारत के लोग हैं वो भारत में कहीं भी नौकरी पाने के लिए कैपेबल हैं और उनको मिलनी चाहिए। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की नीति बनाई जाती है तो ये भारतीयों के साथ भेदभाव है। इस भेदभाव की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को फैला करके ये लोग भड़काना चाहते हैं। पहला चीज़ ये है कि आज तक जब भी आदिवासियों को इन्होंने एकत्र किया, जिस भी मुद्दे पे किया, वो मुद्दा हमेशा ही गलत रहा। आज तक आदिवासियों के कल्याण के लिए, जिससे आदिवासियों की विकास हो, ऐसी कोई भी बात, कोई भी मुद्दा किसी भी आदिवासी नेता ने कभी उठाया ही नहीं। यहाँ तक कि सिर्फ जो भाषाई विवाद है इतना ही नहीं है। अगर भाषा का विवाद करना है आपको, बाहरी भाषा को हटाना, तो सबसे पहले विदेशी भाषा को हटाइए ना, जो हमारे देश की नहीं है, पूरे देश में कहीं की नहीं है। अंग्रेजी हमारी देश की भाषा नहीं है, ये तो ब्रिटिश लैंग्वेज है। आज हम अपनी शिक्षा के लिए, सुविधा के लिए अंग्रेजी को पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारी मातृभाषा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति का, किसी समुदाय के द्वारा बोले जाने वाली भाषा नहीं। तो ऐसी भाषा का विरोध क्यों नहीं करते हैं? उर्दू भी तो यही बाहर की भाषा है, उर्दू भी झारखंड की भाषा नहीं है। उर्दू को हटाना चाहिए। पर इनके नेता उर्दू के खिलाफ कभी बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उर्दू है इनके जमाई लोगों की भाषा है, और अपने जमाई के खिलाफ कोई भी ससुर नहीं बोलता है। ये उनकी जमाई की भाषा है। उनकी जमात वोट एकजुट मिलते हैं। अपना वोट का राजनीति करने के लिए ये लोग उर्दू के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते। अगर इनको बाहरी भाषा की विवाद करनी है, इन्हें लगता है कि बाहरी भाषा मगही और भोजपुरी है, तो ठीक है, बाहरी भाषा को भी हटाया जाए, उर्दू को भी हटाया जाए, अंग्रेजी को भी हटाया जाए। सारे बाहरी भाषाओं को हटाओ ना। सिर्फ बिहारियों से आपको तकलीफ क्यों भाई? बिहारी तो आपका भाई है, कल तक आपके साथ में जीता था, एक ही जगह थे, कल तक आप भी लिखते थे, आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उन पे बिहार लिखा होगा। जो भी आज झारखंड अलग होने से पहले पास आउट हुए हैं, मैट्रिक किए हों, ग्रेजुएशन किए हो, उनका सर्टिफिकेट बिहार है। फिर उनको आप कैसे दे सकते हैं नौकरी, बिहार के सर्टिफिकेट वाले को झारखंड में? तो इस तरह से तो उर्दू के पक्ष में तो मंत्री हफीजुल हसन खुलकर कह रहे हैं कि जहाँ मुसलमान है वहाँ उर्दू भाषा है। इस तरह की बातें तो हो रही है, तो उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? हम किसी भी भाषा को दरकिनार करने के लिए कभी पक्ष में नहीं है। भारतवर्ष एक है, भारतवर्ष में बोले जाने वाले हर भाषा भारतीय की भाषा है, और भारतीय हर भाषा का सम्मान मिलना चाहिए।
लेकिन ये जो आदिवासी नेता जो बन रहे हैं, अभी जो भाषा विवाद किए, आपको पता होगा कि कल तक इन लोगों का नाम भी चर्चा में नहीं था, लोग जानते तक नहीं थे। इस विवाद को खड़ा करके वो खुद को नेता बना लिए और कुछ नहीं किए। इसके अलावा कुछ नहीं है, आदिवासियों को कुछ नहीं मिलना है इनके इस विवाद से। ये तो तय है कि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान बना तो झारखंड अलग राज्य हुए तो 21 साल से अधिक हो चुका है और यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं उनका विकास नहीं हुआ है। तो अगर अपने विकास के लिए अगर कोई एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं तो उसमें विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो लग रहा है कि जैसे कि जो लोग बिहार से आए हैं या अन्य प्रदेशों से आए हैं, यहाँ के लोगों का विकास नहीं चाहते हैं। बिहार से आए हुए किसको कह सकते हैं आप? जो झारखंड में बिहार से आए, जो बिहार के समय से ही झारखंड में रह रहे हैं, जो इस भूभाग में उससे पहले से रह रहे हैं, जिनका जन्म इस भूभाग में उसी समय हुआ जिस समय बिहार था, तो वो बाहर से आए हुए कैसे हो गए? जिनके दादा यहाँ एक्सपायर कर चुके, जिनके बाप यहाँ जन्म लेकर के एक्सपायर कर चुके, वो बिहारी नहीं ना हुए। राजा सिंह जी, 1932 के खतियान की भी एक बात हो रही है, उसके संदर्भ में आपके क्या कुछ विचार? 1932 का खतियान हमारा भारत सरकार का है ही नहीं। जो भारत सरकार का नहीं है उसकी बात हम क्यों करें? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर एकदम बेवकूफ़ाना बात है। 1950 के बाद भारत सरकार का संविधान लागू हुआ, उसके बाद का जो भी है वो भारत सरकार का है। उससे पहले जो 1932 में इनको शायद पता ही नहीं है, ये जो बरगला रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि अंग्रेज की शासन थी और अंग्रेज की नीति को मानना मतलब गुलामी को स्वीकार करना है। ये तो सरासर गलत है। फिर भी स्थानीय लोगों के लिए और जैसे आदिवासी और मूलवासियों के लिए भैया तो झारखंड में सब है ना, उसके लिए क्या योजना होना? सबसे पहले तो झारखंड का इतिहास समझने की चीज़ है। झारखंड में जो भी है वो बाहर से आए हैं। ये जंगल प्रदेश था, यहाँ इंसानों का कोई आबादी नहीं था। आदिवासी समुदाय सासाराम के ये निवासी थे। जब शेर शाह सूरी ने सासाराम पे कब्जा किया, वहाँ से जो आदिवासी समुदाय डाल्टनगंज महाराज के पास पहुँचे, उनको उन्होंने इस क्षेत्र में बसाया। तो ये क्षेत्र तो जंगली क्षेत्र था, धीरे धीरे बसा। सब लोग बाहर से आए, सब लोग बसे। आदिवासी सिर्फ झारखंड की तो नहीं है, आदिवासी आपके छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, आपके हिमाचल में भी आदिवासी हैं, नागालैंड में आदिवासी हैं, सब जगह आदिवासी हैं, आसाम में आदिवासी हैं। जिन मूलवासियों की अब तक विकास नहीं हो पाया, चाहे वो अब तक समृद्ध नहीं हो पाए, सशक्त नहीं हो पाए, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरासर आदिवासी नेताओं को। इन्होंने आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी किया CNT ला करके। CNT एक्ट के तहत इन्होंने सोने जैसा आदिवासियों का ज़मीन को मिट्टी कर दिया। जहाँ पे एक बगल में पड़ोस में किसी भी जनरल कास्ट का ज़मीन है वो 50 लाख रुपए डिसमिल है, और वहीं पे आदिवासी का ज़मीन को 5 लाख रुपए डिसमिल नहीं मिलता है। वो भी लोग खरीदते हैं ना, तो किस्तों में उन्हें पैसा देते हैं। आदिवासी उस ज़मीन को बैंक में मॉर्गेज रख के अपने बच्चे को कोई धंधा नहीं करवा सकता, कोई बिजनेस नहीं करवा सकता। आदिवासी समाज कभी भी आगे ना बढ़े, इन नेताओं के पिछलग्गू बने रहें, इसलिए इन्होंने CNT एक्ट ला करके इनकी विकास की गाड़ी का जो पहिया था ना, उसे पंचर नहीं किया, खोल के ही हटा दिया, गाड़ी में से पहिया ही निकाल लिया। अगर आज CNT एक्ट नहीं लगा रहता तो आदिवासी के भी बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और बहुत कैपेबल हैं। उनमें ये क्षमता है कि वो बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे स्कोप कर सकते हैं, अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ के कुछ अच्छा जगह पा सकते हैं। लेकिन उनको साथ में जब ये CNT लग गया तो ये मजबूरी हो गया, पैसा कहाँ से लाए? वो तो हमेशा से खेती किए, उनके पास में कभी भी कैपिटल रहा नहीं, कैपिटल गेन नहीं हो पाया। आज उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, कैपिटल गेन करने के सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। सूबे में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद इस प्रदेश को बने हुए 21 साल से अधिक हो गए, लेकिन अब तक यह प्रदेश विकसित, चाहे सरकार BJP की हो चाहे झारखंड की हो। आज हेमंत सोरेन भी है, जब तक वो शांत और स्थिर नहीं होंगे तो वो कहाँ से कोई विचार डेवलप कर पाएंगे। आज स्थानीय नीति है या नियोजन नीति के लिए हेमंत सरकार भी काम कर रही थी, ऐसी नहीं है बात कि सरकार में है तो एकदम निठल्ले बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक वो नौकरी की नियोजन नीति पे कोई विचार अपना प्रकट कर पाते, तब तक इन्होंने ये भाषा विवाद ला करके खड़ा कर दिया। अब वो इस विवाद को निपटा के यहाँ नीति बनाए। समस्या झारखंड की ये है, झारखंड में जब तक आदिवासी समुदाय खुद का सोच विकसित नहीं करेगा, जब तक ये आदिवासी छुटभइये नेता जो हैं उनके पिछलग्गू बनना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये क्षेत्र
शांत नहीं होगा, और जब तक क्षेत्र शांत नहीं होगा, जब तक शासनकर्ता बिना विवाद के शासन नहीं करेगा, तब तक वो कहीं से भी बढ़िया नीति नहीं ला पाएगा जिसकी वजह से क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। इतनी खनिज संपदा है कि भारतवर्ष में सबसे अमीर प्रदेश बनने की क्षमता इस क्षेत्र को है। पर क्या है, जहाँ भी खनिज संपदा है, खनन हो रहा है, पता चला कि कल वहाँ पे सरना झंडा लगा दिया, तो परसों किसी चीज़ की विवाद कर दिया, फिर 2 दिन बाद पता चला कि वहाँ का डंपर जला दिया। स्थिति तो यही है, विकास कैसे होगी? आज बड़े बड़े आप माइंस को देखिए कि वो नुकसान में जाते हैं। भैया ज़मीन कोड़ के निकालना, नुकसान में काहे का जाना है? लेकिन नुकसान क्या है, उनकी मशीनरीज जला दी जाती हैं, हड़ताल करके ठप कर दिया जाता है, कर्मचारी को बैठा के पैसा देना पड़ता है, इसलिए नुकसान।